हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल SKP मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासों में संख्या पद्धति भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ चुके हैं। आज भाग 4 पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज पढ़ते हैं अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? एक निश्चित क्रम में आने वाली संख्याएं। अनुक्रम क्या है? एक निश्चित क्रम में एक निश्चित क्रम। अब अनुक्रम कह दो या श्रेणी कह दो, या श्रेणी भी से बोल सकते हैं। पहली श्रेणी आपके पास समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? बराबर अंतर या समान अंतर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह। ठीक, तो इसमें क्या होता है? पहले पद को हम पहला अक्षर जो से प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, इसको A से डिनोट करेंगे। यहाँ पर 2 होगा। और देखिए अंतर यहाँ पर दिया है। अंतर का मतलब होता है कि दूसरे संख्या से पहली वाली घटाना। सार्व अंतर बोलते हैं उसे, सार्व अंतर। इसे D से डिनोट करेंगे तो T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2। देखिए जो श्रेणी दी रहेगी उसको पहले पद को T1 भी मान सकते हैं, T2, T3, T4, T5 इसी तरह कहाँ तक जा सकते हैं? Tn तक। कहाँ तक जा सकते हैं? Tn तक। अब देखिए इसी के उसमें हम सूत्र अपने मन से बना सकते हैं। आपकी श्रेणी क्या थी? आपकी श्रेणी थी 2, 4, 6, 8, 10 या पहले T1, T2, T3, T4 इसी तरह। अगर हमको Tnवां पद निकालना, मतलब अंत का पद Nवां पद, तो Nवां पद का सूत्र क्या होगा? Nवां पद यानी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर n पदों का योग की बात करें, n पदों का योग इसको Sn से बोल सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए इसी श्रेणी के लिए हम दोनों सूत्रों का प्रयोग करके सवाल लगाएंगे। मान लेते हैं हमको 12वां पद निकालना है। क्या निकालना है? अगर हमको 12वां यानी n बराबर 12 हो तो a बराबर कितना है? 2 है। d आपको निकालना पड़ेगा। d बराबर सूत्र पीछे लिखे हैं, T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2। अगर आपको nवां पद निकालना है तो Tn बराबर यानी T 12 हो जाएगा। इस सूत्र में रख दें। n जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 12 रखेंगे, d के स्थान पर 2 रखेंगे और a के स्थान पर 2 रखेंगे। तो a का मान है आपके पास 2 प्लस n मतलब 12 माइनस 1, d का मतलब 2। आगे हल कर लेते हैं। 2 प्लस 12 में से 1 गया, 11, 11 दूनी 22 और प्लस 2 24। अगर आपसे पूछा जाए कि जो श्रेणी दी गई है तो इसका 12वां पद क्या होगा? 24 होगा। अब आगे अगर इसी सवाल का हमको योग निकालना है, क्या निकालना है? योग, तो Sn वाला फार्मूला लगाएंगे यानी n बराबर 12 ही है आपके पास, a बराबर 2 है, d बराबर भी 2 है क्योंकि T2 माइनस T1 बराबर 2। ठीक, तो S12 यानी n के स्थान पर यहाँ 12 रखेंगे, 12/2, 2 a का मान 2 है,
धन n का मान 12 है, -1 इंटू डी का मान 2 है। हल कर लेते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 कम होके 11 दूनाई 22, तो 22 और 4 26, यानी 6 गुणे 26, 6 छंग 36 की 6, अच्छा दूनी 12, 12 और 3 15। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, श्रेणी तो सब लोगों को लगभग आ ही जाती है, लेकिन पदों की संख्या निकालना बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे पूछ ले, प्रश्न है आपके पास कि 400 से 600 के बीच, 400 से 600 के बीच 13 से विभाज्य या विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए, 400 और 600 के बीच ही आपको 13 से विभाजित होने वाली, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, पहली संख्या आपके पास जो है वो क्या है? 400 है। पहली संख्या 400 है, तो यानी इस 400 में पहला पद आपका 13 से कटने वाला कौन सा होगा, ये ध्यान देना है। तो इसमें 13 से भाग देंगे 400 में। देखिए कैसे निकालते हैं। 13 तियाँ 39, 1 आ जाएगा 10। अब देखिए, भाग आपका जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 10 आ गया। अब देखिए, यानी भाग ले जाने के लिए हमारे पास 10 है, लेकिन भाग जिससे भाग दे रहे हो 13, मतलब 3 की कमी। कितने की कमी है? 3 की। तो कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पर 400 के बजाय 403 संख्या होती, कितनी होती? 403 होती, तो वो 13 से विभाज्य होती। इस तरह इनका दोनों का अंतर आपको निकाल लेना। कितना हो गया? 13 माइनस 10 बराबर 3। ये जो 3 आया है, इस 3 को आपको इसमें ऐड कर देना है। इधर इसको क्या करना है? प्लस करना है। इनको दोनों को यहाँ पर घटा देना। ठीक, इसको क्या करना है? यहाँ पर ये जो 3 आया, इसको यहाँ पर 3 कर देंगे, तो पहली जो 13 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य कौन हो गई? 403। अच्छा, अब ये श्रेणी बनेगी। 403 हो गई, 403 में फिर 13 जोड़ लेंगे, लेकिन आपको 600 के पहले वाली कौन सी, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। दूसरी संख्या कौन सी थी इसमें? दूसरी संख्या कितनी है? 600 जैसे, तो 600 में भी आपको भाग देना है। 13 से भाग दीजिए 600 में। 13 चौक 52, घटा लीजिए, 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 13 छंग 78, 2 आ गया। अब देखिए, अगर हम 600 से 2, यानी 2 ज़्यादा है, अगर 600 से 2 घटा लिए होते तो हमारे पास 598 आता। वो 598 क्या होगी? 13 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 600 से ये वाली संख्या आपको शेष पर यानी घटा लेना है, तो 598। अब देखिए, 400 से और 600 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सबसे पहली 403 होगी और अंतिम वाली जो होगी 598 वाली। लेकिन हैं कितनी, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कितनी बार भाग गया था? इसमें कितनी बार भाग गया था? 46 बार। इसमें कितनी बार भाग गया था? 30 बार। इन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे? बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा लेंगे। कहने का मतलब इस तरह, 400 भागे 13 माइनस 600 बटे 13, इस तरह है। अब इसको जब हम काटे थे, यानी भाग दिए थे, तो यहाँ पर 30 आ रहा था भागफल, और यहाँ पर जो किए थे 46 आ रहा था। कितने आ रहे थे? 46। तो दोनों को घटा लेंगे। ये यहाँ पर 600 पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा घटाने में, इस तरह। तो यहाँ पर कितना आ रहा था? 46। यहाँ पर कितना आ रहा था? 30। अगर हम 46 से 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कहने का मतलब 400 से 600 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 16 हैं। कितनी हैं? 16। देखिए, जब तक आपको पहला पद
ये क्या पहला पद या पहली संख्या नहीं पता होगी और अंतिम संख्या नहीं पता होगी, आप नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या या कितनी संख्याएं होंगी। अगर अब इनका योग पूछ ले, मान लीजिए कि कह दे कि जितनी संख्याएं 13 से विभाज्य होती हैं उनका योग बताओ। क्या बताओ? योग बताओ। तो क्या करेंगे बताओ? कोई सूत्र है अपने पास? अभी देखो बता रहे हैं, सूत्र हटा देते हैं। देखिए श्रेणी का योग का एक सूत्र और है, n बराबर क्या होता है, SN बराबर, या योग लिख लीजिए। योग बराबर क्या होता है? पदों की संख्या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, NA प्लस L बटा 2। ठीक, देखिए पिछले वाले सवाल में जो अभी लिखे थे उसमें n बराबर कितना था हमारा? 16 आया था। कितना आया था? 16। और a बराबर आपका आया था 403। a बराबर कितना आया था? 403। और अंतिम पद यानी l कितना आया था? 598। अब अगर योग निकालना है तो योग कैसे निकालेंगे? तो योग बराबर n का मान 16 रखेंगे, a मतलब 403, l मतलब 598 बटे 2। 2 से काट लीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 8 3 11 और 9, अब एक हासिल 10, 5 4 9, 5 4 9, एक हासिल 10 और 8 गुणा करा दीजिए तो 8 0 0 8 0 0 8 करने, इतना होगा योग। देखिए पदों की संख्या निकाल लीजिए और उसका योग भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, GP। गुणोत्तर श्रेणी, अच्छा गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी में समांतर यानी जोड़ घटा के ही आप प्रयोग कर सकते हैं। गुणोत्तर में आपको गुणा या भाग करने में जो संख्या प्राप्त होगी या श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दी है 3 6 12, इसी तरह, तो कोई एक क्रमिक अंतर तो होगा ही है। जैसे इस तरह है, इस तरह है, तो इसमें कैसे पता चल? प्रथम पद तो आपका ए है ही है। ए क्या है? प्रथम पद। यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता था, लेकिन यहाँ पर सार्व अनुपात होगा। क्या होगा? सार्व अनुपात। इसको R से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है कोई पद यानी T2 बटे T1, 6 बटे 3 2। ठीक, अब देखिए इसके nवां पद का सूत्र क्या होता है? A R की पावर n-1। ये nवां पद का है, गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। ठीक, अब मान लीजिए इस श्रेणी का आपको 12वां पद निकालना है या 10वां पद निकालना है या 11वां पद निकालना, जो भी निकालना है। मान लेते हैं आपको 11वां पद निकालना है। अगर आपको 11वां पद निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11। तो T11 बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? A का मान 3, R का मान 2, 2 की घाते 11 माइनस 1, मतलब 3 गुणे 2 की घाते 10। इस तरह हल कर लेंगे। इसको घात के रूप में चेंज कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, कुछ नॉर्मल बातें होती हैं कि संख्या पद्धति में आपको याद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? संख्या पद्धति में एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं बताओ? एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं 9 कितनी होती हैं? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगर इसी प्रकार पूछ ले 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं? 90। कितनी होती हैं? 90। फिर 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? 3 अंक की कितनी होती हैं? 900। फिर 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं?
9,000 स्क्वायर। अब देखो बात तो ये रही। अब कभी कभी नॉर्मल बातें हमारे यहाँ पूछ लेते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। कहने का मतलब पूछेगा कि भैया 1 से 100 तक में कितने 1 होते हैं, कितने शून्य होते हैं, या बाकी अंक कितने होते हैं, ये बताना है। तो बताओ 1 से 100 तक में कुल कितने अंक होते हैं। पहले ये कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने अंक। 1 से 100 तक में कुल कितने अंक होते हैं, 192। कितने होते हैं, 1 से 192, 1 से 100 तक में। अब अगर 1 से 100 तक में शून्य कितने होते हैं, 1 से 100 तक में शून्य कितने होते हैं, शून्य। 1 से 100 तक की संख्या में शून्य कितने होते हैं, 11 शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं, 11। कितने शून्य होते हैं, 11। फिर है 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार होता है, 1 से 100 तक में कितनी बार होता है, 21 बार। कितनी बार होता है, 21 बार। और 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में शून्य और 1 को छोड़कर, शून्य और 1 को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बचती हैं वो बराबर होती हैं। और कितनी बार होती हैं ये होना चाहिए। 1 से 100 तक में शून्य और 1 को छोड़कर, और 1 को छोड़कर बाकी संख्याएं, बाकी अंक कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 20 बार। यहाँ पर 11 बार शून्य आएगा, यहाँ पर 21 बार 1 आएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आगे पढ़ते हैं। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखिए आपने पास इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 0 से 9 तक हो सकता है। इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0 से 9 तक। तो देखिए 0, 5, 6, 0, 5 और 6, इनका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा सेम होगा। क्या होगा, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसमें चाहे जितनी घात लगी हो उसका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 5 या 6 है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 198 घात है। क्या है, 198 घात। तो आपको कुछ नहीं देखना है, इसका इकाई का अंक देखना है। अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई का अंक सेम ही होता है। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगी, घात चाहे जितनी हो। तो आपके पास 4 संख्याएं हैं, 0, 1, 56, यानी 0, 1, 5, 6। अब बचती संख्याएं अपने पास हैं 2, 3, 4, 7, 9, 8। अब इन संख्याओं के इकाई का अंक निकालना है। तो इन संख्याओं के मान लीजिए कोई भी संख्या है, इकाई का अंक निकालना है तो घात में हमेशा किसका भाग देंगे, घात में क्या करना, घात में हमेशा 4 का भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 से भाग देना है। अब देखिए अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा अपने पास, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा बताओ, शेषफल
शेषफल क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से भाग देने पर। अब कहने का मतलब ये है, अगर हमको 2 का, 3 का, 4 का, 7 का, 9 का, 8 का घातांक पता हो, 1 2 3 घात तक याद कर लें, बस काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए सवाल करते हैं तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए 298 की पावर 1999 है, इस तरह है। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? में इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखिए 298 का 1999 पावर करना बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो क्या होगा, आपको जो घात है इसमें पहले 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग किस में देना है? 1999 में दीजिए। तो कितना होगा? 4 दूनी और 4 चौक 16, 3 4 9 36, 3 4 9 36, 3 शेष आ गया। कितना शेष आ गया? 3। अब देखिए यहाँ पर दोनों भाग हम इसलिए दे के देखें कि आपको पूरा समझ में आ जाए। कैसे? इकाई का अंक निकालना तो केवल आपको 8 ही लेना है, ठीक। इकाई का अंक है, केवल 8 लेना है। घात आपको देखिए इसका और इसका गुणा करने पर अगर 3 जोड़ दें तो पूरा का पूरा 1999 आ जाएगा। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 की घाते 499 पावर 4 इंटू 8 की घाते 3। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसका इसमें गुणा करा के अगर ये 3 ऐड कर देंगे तो पूरा 1999 आ जाएगा। अब देखिए आपको इससे कोई मतलब नहीं, केवल 8 की घाते 3 वाले से मतलब है। अब 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो इकाई का अंक जो आपका होगा यही इकाई का अंक होगा 2। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 2। कहने का मतलब ये है, पहले 4 से आपको भाग देना है, किसमें? घात में देना है। किसमें देना है? घात में। फिर इकाई अंक को उसके फॉर्म में लिख लेना है जितनी घात है। अब फिर एक पहले बताया जा चुका है, 1 2 3 इतना ही शेष आएगा। उसका आपको वर्ग निकालना, घन निकालना, जो भी दिया उसके हिसाब से ऐड कर लेंगे, ठीक। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी है इस तरह 5 है। अब 5 की घात कोई भी दे दिया डायरेक्ट, इस तरह कोई भी दे दिया इस तरह, तो आपको इकाई का अंक पूछ लिया। अब 5 है तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या है? 5 है भैया, डायरेक्ट 5 होगा आंसर, बस झंझट खत्म। पहले बता चुके हैं 0 1 5 6। अगर है यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर मान लीजिए इकाई का अंक अगर 6 होता तो 6 ही होता, अगर 1 है तो 1 ही होता, अगर 0 है तो 0 ही होता है। ये क्या है? सब इकाई अंक हैं। अगर अंक बदल जाता है आपका, ठीक है। और ये लगभग सभी सवालों, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, अच्छे से पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक सब में पूछा जाता है घातांक वाले। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।